साल था 1998। एक तरफ अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक अफरा तफरी मची हुई थी, वहीं दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर भारत के प्रधानमंत्री आवास में एक अलग ही बेचैनी थी। घड़ी में दोपहर के 3:45 हुए थे। तभी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पीएम आवास से बाहर निकले। प्रेस के कैमरे उनकी ओर घूमे। पूरी दुनिया की निगाहें उन्हीं पर टिकी थी। एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणा की, भारत अब परमाणु शक्ति बन गया है। अचानक पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। भारत ने दुनिया की आंखों में धूल झोंककर परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। प्रधानमंत्री के ठीक पीछे एक शख्स के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी, जो बता रही थी कि एक साधारण मोमबत्ती की लौ से शुरू हुई यह असाधारण यात्रा आज सफल हो चुका था। ये व्यक्ति थे भारत के महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आखिर कैसे रामेश्वर के एक छोटे से गांव से निकला यह बालक भारत को परमाणु शिखर तक ले गया? यह जानने के लिए हमें उनकी शुरुआती जिंदगी के पन्ने को पलटना होगा। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में एक गरीब परिवार में जन्मा एक लड़का। पिता एक मामूली नाविक। परिवार की गरीबी ऐसी कि शाम होते ही घर में अंधेरा छा जाता। तेल की एक एक बूंद कीमती थी, क्योंकि उससे ही पढ़ाई होती। शिक्षा के प्रति उनका जुनून बचपन से ही स्पष्ट था। जब उन्हें पता चला कि उनके गांव से कई किलोमीटर दूर एक ऐसे शिक्षक हैं जो बच्चों को मुफ्त गणित पढ़ाते हैं, तो 8 साल की उम्र में वह कई किलोमीटर पैदल चलकर मुफ्त गणित सीखने जाते। इसी बीच इस बच्चे के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने भारत के भविष्य की दिशा तय कर दी। कलाम अक्सर अपने पिता के हाथ बटाने जाते और घंटों समुद्र किनारे बैठकर आसमान को निहारते रहते। एक दिन उन्होंने खुले आसमान में उड़ रहे पंछियों को देखा और उसी पल उनके भीतर एक नया सपना जन्मा, एक पायलट बनने का सपना। जैसे कि वो खुद कहते थे, सपने तभी सच होते हैं जब हम उन्हें देखना शुरू करते हैं। परंतु यह सपने असंभव सा प्रतीत होता था। 10 साल की उम्र तक कलाम यह समझ चुके थे कि परिवार की आर्थिक सहायता करना उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए उन्होंने अखबार बांटना शुरू कर दिया। हर सुबह वो अपनी साइकिल पर रेलवे स्टेशन जाते। वहाँ वह दीनामानी अखबार इकट्ठा करते थे और पूरे गांव में घर घर पहुँचाते थे। इस दौरान भी वह चलते चलते पूरे अखबार पढ़ लेते थे। दोपहर का समय वो अक्सर मनिकम की लाइब्रेरी में बिताते, जहाँ ज्ञान की खोज में किताबें, पुराने अखबार और साहित्य के पन्ने पलटते रहते थे। कलाम साहब का मानना था, हमेशा बड़े सपने देखो, क्योंकि छोटे सपने देखना अपराध है। उनके परिवार में हर कोई चाहता था कि कलाम अपना फाइटर पायलट बनने का सपना पूरा करे, लेकिन अखबार बेचने वाले के पास ना इतने पैसे होते कि वह किसी अच्छे स्कूल में दाखिला ले पाए। लेकिन कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को करने का ठान लो तो ये कहना तो उसे पूरे करने में लग जाती है। 1991 में उन्हें सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए उनकी बड़ी बहन ने अपने सोने के कंगन गिरवी रख दिए। कलाम ने पूरी मेहनत से पढ़ाई की और फिजिक्स में डिग्री लेने के बाद 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने पहुंचे। वहाँ का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। वहाँ एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए जब वो समय पर पूरा नहीं हो पाया तो डीन इतने गुस्से हो गए कि उन्होंने कलाम से कहा, अगर 3 दिन में यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। कलाम जी घबरा गए और अगले 3 दिनों तक बिना सोए दिन रात उस प्रोजेक्ट पर काम किया और उसे पूरा भी किए। डीन खुश हुआ और उन्होंने कहा, मैं जानता था कि तुम में काबिलियत है, बस तुम्हारी सहनशक्ति देख रहा था। और इस घटना से उन्हें काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला। आखिरकार वो दिन आ गए जब कलाम का सपना पूरा होने वाला था। अब सब कुछ अच्छा हो रहा था। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया और इंटरव्यू देने देहरादून पहुँचे। मगर कहते हैं ना, सब कुछ आसानी से मिल जाए तो कोई भी महान नहीं बन पाता। उन्होंने महान बनाने के लिए कुदरत ने उन्हें एक ऐसी जोरदार पटकनी दी कि कोई भी आम इंसान टूट जाए। बदकिस्मती से वायुसेना में सिर्फ 8 वैकेंसी थी और कलाम साहब को मिली 90 रैंक। वह अपने सपने को हकीकत बनाने में फेल हो गए। पायलट बनने का सपना टूट गया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था। वह इतने टूट गए थे कि गहरी निराशा में चले गए। लेकिन तभी उनकी मुलाकात हुई स्वामी शिवानंद से। स्वामी जी ने उन्हें समझाया, अपनी किस्मत को बदलो
असफलता तुम्हें कमज़ोर करने नहीं बल्कि तुम्हारी अंदरूनी ताकत को पहचानने के लिए आती है। स्वामी जी की इन बातों से अब्दुल कलाम सर को काफ़ी हिम्मत मिली। उन्होंने वापस आकर DRDO ज्वाइन कर ली, लेकिन यहाँ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर वो खुश नहीं थे। तभी उनकी मुलाकात महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से हुई, जिन्होंने कलाम की काबिलियत से खुश होकर उन्हें अपना स्टूडेंट बना लिए और इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च में उनका ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ उनका पहला मिशन था भारत के पहले रॉकेट की उड़ान भरना, लेकिन शुरुआती स्टेज में होने के कारण इंस्टीट्यूट के पास ना कोई वर्कशॉप थी ना कोई ऑफिस, सब कुछ कठिन लग रहा था। तभी कलाम साहब ने अपनी टीम से कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए और किसी भी चुनौती को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। जिसके बाद उन्होंने केरल के तुम्बा गांव में एक चर्च को अपना वर्कशॉप बनाया और वहां के फादर के घर को अपना ऑफिस। फिर सरकार से मिले थोड़े पैसे से उन्होंने पूरा रॉकेट ही बना डाला, लेकिन मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई। रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था। उन्होंने रॉकेट के पार्ट्स को अलग किया और टुकड़ों को बैलगाड़ी और साइकिल की मदद से लॉन्च पैड तक पहुंचाया। इतनी मुश्किलों के बाद 21 नवंबर 1963 को यह रॉकेट लॉन्च हुआ और भारत ने अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा। 1969 में डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च प्रोजेक्ट SLV-3 के डायरेक्टर बने, जिसमें उन्हें कम बजट मिला, पर वो इतने समर्पित थे कि उन्होंने अपने करियर में एक भी छुट्टी नहीं ली। इसी बीच उनके पिता की मौत हो गई, पर उन्होंने अपने लक्ष्य से भटके बिना प्रोजेक्ट पूरा किया। मगर जब अगस्त में रॉकेट लॉन्च हुआ तो सितारों को छूने के बजाय बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। लोगों ने ताने मारे, खड़ी खूंटियाँ सुनाई। किसी भी इंसान की हिम्मत टूट सकती थी, लेकिन कलाम जी ने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों पर ध्यान दिया और सिर्फ 1 साल के अंदर 18 जुलाई 1980 को उन्होंने SLV रोहिणी का सफल लॉन्च कर भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में ऐतिहासिक सफलता दर्ज की। इसके बाद उन्होंने भारत के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को संभाला और अग्नि और पृथ्वी जैसे प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसके लिए उन्हें मिसाइल मैन कहा गया। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान मिले, लेकिन जिस उपलब्धि के लिए उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया वह था पोखरण 2। डॉक्टर कलाम ने कुछ और महान वैज्ञानिक और भारतीय सेना की टीम के साथ मिलकर अमेरिका सैटेलाइट की आंखों में धूल झोंककर भारत ने पोखरण 2 यानी ऑपरेशन शक्ति के तहत न्यूक्लियर टेस्ट किया और न्यूक्लियर सुपर पावर बना। कुछ साल बीते और फिर आया 25 जुलाई 2002 का वो ऐतिहासिक दिन जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। यह कल्पना करना भी कठिन था कि एक अखबार बेचने वाला बच्चा अब देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद संभाल रहा था, लेकिन राष्ट्रपति भवन में भी उनकी सादगी अदम्भ रही। यह जानकर आपको भी गर्व होगा कि उन्होंने अपनी राष्ट्रपति सैलरी का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा में दान कर दिया, ताकि किसी और बच्चे को उनके जैसा संघर्ष ना करना पड़े। मगर फिर 27 जुलाई 2015 को यह महान आत्मा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज भी हमारी यादों, हमारे विचारों और करोड़ों भारतीयों के दिलों में जिंदा है। मृत्यु के बाद उनकी निजी संपत्ति में मात्र 2500 किताबें, कुछ साधारण कपड़े और उनके मिले सर्वोच्च सम्मान पाए गए। एक समय उन्हें अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा से नौकरी का प्रतिष्ठित ऑफर मिला था, पर उन्होंने भारत लौटकर अपने देश के लिए काम करना चुना, यह जानते हुए भी कि भारत को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कलाम साहब कहा करते थे, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर कलाम की कहानी ने आपको प्रेरित किया है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।